नंदिनी का भेद भी अब उदयराजन और राजेश्वरन का प्रकरण समाप्त हो गया था और इसी के साथ नंदिनी का भेद भी चंद्रगुप्त के समक्ष उजागर नहीं हो सका था, क्योंकि उदयराजन तो ये भेद बताने से पहले ही मारा गया था, जबकि राजेश्वरन ने भी जानबूझकर इस भेद को चंद्रगुप्त से छुपा लिया था। अब उसने ऐसा क्यों किया था, ये अभी भी शशांक के लिए एक रहस्य बना हुआ था, किंतु उसे संतोष था कि जैसा वो और नंदिनी चाहते थे वैसा ही हुआ। राजेश्वरन ने अपने सहयोगी राजाओं के नाम इस आशय का एक पत्र लिख दिया था कि शीघ्र उसके संगठन की नौसेना को सिंघल प्रांत से अश्वपुर की ओर रवाना करवा दिया जाए। चंद्रगुप्त का दूत ये पत्र लेकर तुरंत ही दक्षिण की ओर प्रस्थान कर गया था, जबकि अगले दिन राजेश्वरन को भी अश्वपुर भेज दिया गया था। उसे अब तब तक वहीं रहना होगा जब तक उसकी नौसेना वहां नहीं पहुंच जाती। इसके बाद वो चंद्रगुप्त के प्रतिनिधि के रूप में अपने प्रांत चला जाएगा। तो वहीं मगध के वन प्रदेश में अमात्य राक्षस बहुत ही व्याकुलता से आचार्य के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। उन्हें गए अब बहुत समय हो चुका था और अमात्य थोड़ा चिंतित होने लगा था। इस बीच गुप्तचर मार्तंड भी वहां नहीं आया था और ना ही उसने आचार्य अथवा राजमहल की कोई सूचना भिजवाई थी। किंतु आज प्रातः जब अमात्य सरोवर की ओर जा रहा था तो उसे सामने से आचार्य आते हुए दिखाई दिए। मुंडक तथा उसके वनवासी योद्धा भी उनके साथ थे। ये देख अमात्य व्यग्रता से आगे बढ़ा और आचार्य के निकट आते हुए बोला, अच्छा हुआ तुम लौट आए, अन्यथा मैं आज मार्तंड से संपर्क करने नगर में जाने वाला था। फिर सहसा वो रुका और संशय भरे स्वर में बोला, किंतु ना तो तुम्हारे साथ हेलेना दिखाई दे रही है और ना ही तक्षिका, बल्कि राजा मणिकेतु भी। उसकी बात पूरी होने से पहले ही आचार्य ने सहज भाव से कहा, तक्षिका और राजा मणिकेतु को मैंने उनके प्रांत वापस भेज दिया है और हेलेना यूनान चली गई है। ये सुनकर अमात्य अचरज से भर उठा, किंतु अभी वो कुछ कहता कि आचार्य ने उसे सारा वृत्तांत सुना दिया। अमात्य अब सोच में पड़ गया। फिर उसने पूछा, क्या तुमने कभी मेगस्थनीज के विषय में कुछ सुना है? आचार्य ने उत्तर दिया, नहीं, किंतु तक्षिका ने बताया था कि वो सेल्यूकस का राजदूत है और सुदूर देशों की यात्रा करता रहता है। अब यद्यपि मुझे भी थोड़ा आश्चर्य तो है, अचानक मेगस्थनीज का त्रिकंद्र नामक स्थान पर पहुंचना और हेलेना का उसके साथ वापस यूनान लौट जाना, किंतु मुझे संतोष है कि हेलेना अब सुरक्षित है। अमात्य एक क्षण तो मौन रहा, फिर उसने जिज्ञासावश पूछा, और ये श्रमण विदिक कौन है? क्या उससे तुम्हारी भेंट हुई? आचार्य ने कहा, विदिक के विषय में मैंने बहुत पहले सुना था और मेरी इच्छा थी कि एक बार उनसे भेंट करूं। मैं गुप्तचर को लेकर त्रिकंद्र की पहाड़ी पर गया भी था, किंतु वहां मुझे कोई नहीं मिला। तब मैं निराश होकर वापस लौट आया। लेकिन अमात्य को आचार्य के इस उत्तर से संतुष्टि नहीं मिली। उसने फिर से पूछा, किंतु तुम श्रमण विदिक से भेंट करना क्यों चाहते थे? जब तक्षिका ने तुम्हें सब कुछ बता ही दिया था, तो फिर विदिक की खोज में त्रिकंद्र पहाड़ी पर जाने का क्या औचित्य था? क्या तुम्हें तक्षिका के कथन पर विश्वास नहीं था? आचार्य ने तुरंत कहा, नहीं, तक्षिका पर अविश्वास करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, किंतु मैं एक बार विदिक से भी वो सारा वृत्तांत सुनना चाहता था। इतना कहकर आचार्य सहसा मौन हो गए। अमात्य अब आचार्य को थोड़ा ध्यान से देखने लगा। फिर सहसा उसने कहा, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो चाणक्य? आचार्य
अब धीमे से मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा, हाँ, तुम्हारा अनुमान सही है, किंतु क्या तुम्हारे लिए यह जानना आवश्यक है? अमात्य ने भी मुस्कुराते हुए कहा, नहीं चाणक्य, यदि तुम चाहते हो कि कोई रहस्य रहस्य ही बना रहे, तो फिर भला इससे मेरा क्या सरोकार, जैसी तुम्हारी इच्छा। यूं भी भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ है, इसे जानने का प्रयास करना व्यर्थ है। जीवन को अपनी गति से बहने देना चाहिए। आचार्य अब प्रशंसा भरे स्वर में कह उठे, जीवन दर्शन के बारे में तुम्हारे विचार जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई अमात्य। अभी वे अपना कथन पूरा कर पाते कि सहसा उन्हें सामने से एक अश्वारोही आता हुआ दिखाई दिया। आचार्य सहसा चौंक उठे, क्योंकि ये शशांक था। अपने अश्व से उतरकर उसने आचार्य को दंडवत प्रणाम करते हुए कहा, सबसे पहले मैं आपकी कुटिया पर गया था आचार्य, किंतु पता चला कि आप तो रुद्र पहाड़ी की ओर गए हुए हैं। उसके बाद को बीच में ही काटते हुए आचार्य ने संशय भरे स्वर में पूछा, किंतु इतनी सुबह यहाँ वन प्रदेश में आने का कोई विशेष प्रयोजन है शशांक? शशांक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, एक शुभ समाचार आपको देना था। यूं तो गुप्तचर के माध्यम से भी भिजवा सकता था, किंतु मैं अपने आप को यहाँ आने से रोक नहीं सका। यूं भी आपसे भेंट किए हुए कितना समय हो गया था, और फिर मुझे और चंद्र को एक मार्गदर्शन भी चाहिए। किंतु आचार्य ने उसे टोकते हुए पूछा, समाचार क्या है, पहले वो बताओ। शशांक ने कहा, समाचार यह है आचार्य कि उदयराजन और राजेश्वरन की धूर्तता का खेल सदा सदा के लिए समाप्त हो चुका है। वे दोनों न केवल साम्राज्ञी का भेद जान चुके थे, बल्कि चंद्रगुप्त को बताने भी वाले थे। इसी के साथ शशांक ने वो सारा घटनाक्रम विस्तार से कह सुनाया। आचार्य ने संतुष्ट होते हुए कहा, यद्यपि उदयराजन का वध करना आवश्यक नहीं था, क्योंकि उसके संगठन के राजा अब सदा सदा के लिए हमारे विरोधी बन जाएंगे, बल्कि हमारे परम शत्रु, जबकि मैं सदा से ही शत्रुता को मिटाने के पक्ष में हूं। यदि हम जीवन भर ऐसे ही शत्रुओं से संघर्ष करते रहे तो कभी अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस पर अमात्य ने थोड़ा हस्तक्षेप करते हुए कहा, क्षमा करना चाणक्य, किंतु तुम उस आदर्श अवस्था की बात कर रहे हो जिसे प्राप्त करना असंभव है। भले ही हम सभी जनपदों को संगठित कर अखंड राष्ट्र की स्थापना क्यों न कर लें, किंतु फिर भी यह संघर्ष और शत्रुता तो निरंतर चलती ही रहेगी। हमारा कोई ना कोई नया विरोधी और शत्रु पैदा होता ही रहेगा, और हमें जीवन भर उनसे संग्राम करते रहना है। आचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे कथन से मैं आंशिक रूप से सहमत हूं अमात्य। ये तो सृष्टि का नियम है। वाद और प्रतिवाद के मध्य द्वंद्व तो निरंतर चलता ही रहता है, किंतु मेरा आग्रह यह है कि इस द्वंद्व का परिणाम युद्ध में परिवर्तित ना हो। हमें इसे भरसक टालते रहने का प्रयास करना चाहिए, और ऐसा करना भी किसी संग्राम से कम नहीं है अमात्य। हमें निरंतर ये प्रयास करते रहना चाहिए कि इस द्वंद्व का परिणाम सदैव कल्याणकारी हो, जबकि युद्ध तो सदा विनाशकारी ही होता है। उससे हम अपना प्रभुत्व तो स्थापित कर लेते हैं, किंतु प्रत्येक युद्ध के साथ बहुत कुछ खो भी देते हैं। अमात्य अब निरुत्तर हो गया। तभी शशांक ने मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों की ऐसी गूढ़ राजनीतिक चर्चा सुनकर मैं तो धन्य हो गया, किंतु मेरा कहना यह है आचार्य कि उदयराजन और राजेश्वरन जैसे दुष्टों को उनकी करनी का फल मिलना ही चाहिए। अब यद्यपि मैं भी नहीं चाहता था कि उदयराजन का वध कर दिया जाए, किंतु मैं क्या करता। उस समय स्थिति बहुत विकट हो गई थी। वो दुष्ट
सम्राट के समक्ष साम्राज्ञी का भेद बताने जा रहा था, तब मुझे बस यही सूझा कि उदयराजन को किसी तरह आक्रोशित कर दिया जाए ताकि उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप चंद्रगुप्त भी क्रोधित हो जाए। और आप तो जानते ही हैं आचार्य कि क्रोध का एक ही परिणाम निकलता है, और बस वही हुआ। उदयराजन ने साम्राज्ञी के लिए बहुत कुछ अनर्गल कहा जिसे चंद्रगुप्त सहन नहीं कर पाया, और शशांक ने जानबूझकर अपना कथन अधूरा छोड़ दिया। इस पर आचार्य ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन अमात्य ने उत्सुकता से पूछा, किंतु राजेश्वरन ने यह भेद चंद्रगुप्त से क्यों छुपाया? बल्कि उसके पास तो बढ़िया अवसर था, वो चंद्रगुप्त से सच कह सकता था। शशांक ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, पहले तो मुझे भी इस पर बहुत आश्चर्य हुआ था, किंतु फिर प्रियंवदा ने मुझे बताया कि जब मैं और चंद्र उदयराजन के पास अतिथि गृह में गए हुए थे, तब साम्राज्ञी नंदिनी राजेश्वरन से मिलने गई थी, और उन्होंने राजेश्वरन को यह भली भांति समझा दिया था कि यदि उसने चंद्रगुप्त के समक्ष वही सब कहा जो सेविका ने उदयराजन को बताया था, तो इसका अर्थ ये होगा कि वो भी उदयराजन के इस षड्यंत्र में समान रूप से भागीदार है, और तब चंद्रगुप्त उसे भी उदयराजन की ही भांति मृत्यु दंड देगा। अतः यदि उसे अपने प्राण बचाने हैं तो उदयराजन को झूठा सिद्ध करना होगा। अब राजेश्वरन उदयराजन जितना साहसी नहीं था, अतः उसने साम्राज्ञी नंदिनी का भेद उजागर ना करने में ही अपनी भलाई समझी। नंदिनी की इस चतुराई पर अमात्य मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। तभी शशांक ने आचार्य से कहा, किंतु आचार्य, अब दक्षिणी प्रांतों के साथ युद्ध आवश्यक हो गया है। हमने शंभुनाथ जी के नेतृत्व में एक बड़ी सेना कल ही दक्षिण की ओर रवाना कर दी है। मैं और चंद्रगुप्त भी अपनी अपनी सेना लेकर कूच करना चाहते हैं, किंतु उससे पहले आपके सुझाव और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। आचार्य ने कुछ क्षण विचार करने के बाद कहा, पहले जब उदयराजन और राजेश्वरन की संगठित सेना से हमारा युद्ध हुआ था, तब स्थिति कुछ और थी। तब हमने कूटनीति से काम लेते हुए राजेश्वरन और उदयराजन को अलग अलग मार्गों से मगध के कुछ निर्धारित क्षेत्रों में लाकर उन्हें सरलता से पराजित कर दिया था। बल्कि इसी युक्ति का प्रयोग करके हमने आर्किलीज और उसके विशाल सेना का भी सफाया किया था, किंतु अब ऐसा करना संभव नहीं है। अब तो हमें दक्षिण में घुसकर ये युद्ध करना होगा, और भले ही राजेश्वरन का संदेश मिलने के बाद उसके सहयोगी राजा इस युद्ध में भाग नहीं लेंगे, किंतु उदयराजन का संगठन बहुत विशाल और शक्तिशाली है, और मुझे लग रहा है कि अब सिंघल क्षेत्र के सभी राजा भी इस युद्ध में अवश्य ही भाग लेंगे, और वे सब उदयराजन के संगठन का ही साथ देंगे। तो ऐसे में मुझे इस युद्ध से कोई अधिक आशा नहीं है। शशांक ने थोड़े उलझन भरे स्वर में कहा, अर्थात आप ये कहना चाहते हैं कि हमें युद्ध करना ही नहीं चाहिए? किंतु शंभुनाथ जी तो अपनी सेना सहित वहां पहुंच भी गए होंगे। आचार्य ने उसे समझाते हुए कहा, मेरे कहने का तात्पर्य है कि तुम्हें और चंद्र को इस युद्ध में भाग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम कोई बहुत बड़ी विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उल्टा हमारे सैन्य बल को बहुत क्षति पहुंचेगी, और इसमें समय भी नष्ट होगा। अतः शंभुनाथ के माध्यम से दक्षिणी क्षेत्र का जो थोड़ा बहुत भाग हमारे अधीन हो जाए, अभी हमें उसी में संतोष करना होगा। फिर निकट भविष्य में हम राजेश्वरन की नौसेना के माध्यम से एक बड़ा आक्रमण उदयराजन के संगठन पर कर सकते हैं। ये सुनकर अमात्य सहसा प्रशंसा भरे स्वर में कह उठा, धन्य हो चाणक्य, तुम्हारा यह आकलन बहुत सटीक है। तुम्हारी इस दूरदर्शिता की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। शशांक को भी अब आभास हुआ कि वो और चंद्रगुप्त अति उत्साह में
बहुत बड़ी भूल करने जा रहे थे। उसने अब तुरंत आचार्य से आज्ञा लेते हुए कहा, फिर तो मुझे इसी समय राजमहल जाना चाहिए आचार्य, क्योंकि चंद्रगुप्त तो युद्ध की तैयारी कर चुका होगा। इसके बाद उसने आचार्य को प्रणाम किया और अपने अश्व पर सवार होने लगा। सहसा आचार्य ने कहा, शशांक, नंदनी को यह सूचना दे देना कि हेलेना वापस यूनान लौट गई है और तक्षिका भी मणिकेतु के साथ अपने प्रांत चली गई है। अतः अब वो इनके विषय में चिंतित ना हो। ये सूचना पाकर शशांक एक सुखद आश्चर्य से भर उठा। यद्यपि वो आचार्य से विस्तार पूर्वक सब कुछ जानना चाहता था, किंतु फिर उसने तुरंत ही राजमहल लौटना उचित समझा और अपने अश्व को आगे बढ़ा दिया। तो अब क्या होगा आगे? क्या दक्षिण तक मगध साम्राज्य का विस्तार हो सकेगा या ये संघर्ष हमेशा यूं ही चलता रहेगा? सब 70 रिपोर्ट